हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये 9th क्लास ज्योग्राफी के 4th चैप्टर क्लाइमेट का सेकंड पार्ट है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। तो अभी हम डिस्कस करेंगे उन सभी फैक्टर्स को जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है लैटिट्यूड। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। तो ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर और इसके नॉर्थ में 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये बिल्कुल इंडिया के सेंटर से पास होती है। टोटल 8 स्टेट्स को ये क्रॉस करती है। देखिए, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये पास होती है फ्रॉम गुजरात, देन पार्ट ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट में रन ऑफ कच्छ से लेकर मिजोरम इन द ईस्ट में मिजोरम तक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया। अच्छा, इसको भी हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये है इक्वेटर, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो जो एरिया ट्रॉपिक्स के बीच में होता है, एरिया लाइंग बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। उसके बाद कैंसर और आर्कटिक सर्कल, कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में है टेम्परेट जोन या फिर सब ट्रॉपिकल जोन, और सबसे ऊपर यह है फ्रिजिड जोन। तो इंडिया के बिल्कुल बीच से क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है तो आधा पार्ट उसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है नॉर्थ में और आधा साउथ में है। तो यहाँ पर ऊपर का जो पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, इसमें मिलता है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट और नीचे होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ओके, वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री, लगभग आधा देश जो कि साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे की तरफ जो है वो बिलोंग करता है ट्रॉपिकल एरिया को, और बाकी जो रिमेनिंग एरिया है जो ट्रॉपिक्स के ऊपर है वो लाई करता है सब ट्रॉपिक्स में। सो इसलिए इंडिया का जो क्लाइमेट है उसमें ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिल जाएंगे। जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है इक्वेटर के क्योंकि बहुत पास में है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और जितना आप ऊपर जाते जाएंगे इक्वेटर से उतनी ही गर्मी कम होती जाएगी। तो सब ट्रॉपिकल एरिया में, टेम्परेट जोन में जो कंट्रीज आती है उनमें ठंड ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली। ओके, सो आधा पार्ट सब ट्रॉपिक में है, आधा पार्ट ट्रॉपिक में है इंडिया का। दूसरा फैक्टर है ऑल्टीट्यूड। इंडिया हैज़ माउंटेन्स टू द नॉर्थ में, ये सेकेंड चैप्टर में हमने देखा था। अच्छा, ये मैप थोड़ा सा ये पुराना है, ये है लद्दाख, ये है जम्मू एंड कश्मीर। सो नॉर्थ में यहाँ पर ये है द ग्रेट हिमालयाज, 3 रेंजेस हैं इनकी। सो नॉर्थ में माउंटेन्स है इंडिया के जिनकी एवरेज हाइट है अबाउट 6000 मीटर्स। इंडिया ऑल्सो हैज़ अ वास्ट कोस्टल एरिया। ये पूरा इंडिया का कोस्टल एरिया है, ये कोस्टल लाइन है ये। तो इसके आसपास का जितना भी एरिया होगा ये कोस्टल एरिया है। तो वास्ट कोस्टल एरिया भी है यहाँ पर जिसका एलिवेशन सिर्फ 30 मीटर्स का है। द हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। तो सेंट्रल एशिया से जो बहुत ठंडी हवाएं आती है, हिमालय उनको रोक लेता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करने से। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स दैट दिस सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंसेस कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर्स एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। तो यही रीज़न है, इन माउंटेन्स की वजह से ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो ठंड होती है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होती है सेंट्रल एशिया के। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर एंड विंड्स। द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। कौन कौन सी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिया के क्लाइमेट को और यहाँ के वेदर को डिसाइड करने में? सबसे पहले है प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, इनको अभी 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे। उसके बाद है अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। सो इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स को हमने देखा था। ये देखिए, इक्वेटर पर लो प्रेशर बेल्ट बनती है और जो विंड की डायरेक्शन है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है। तो इंडिया यहाँ पर है अप्रॉक्स 30 से थोड़ा सा ऊपर हाई प्रेशर बेल्ट होती है, और यहाँ पर जो विंड ब्लो करती है वो आती है ऐसे। तो ये कौन सी डायरेक्शन है विंड की? अगर हम देखें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये है नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स। सो इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स रीजन में है, लाई करता है।
दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर बेल्ट है यहाँ से ओरिजिनेट होती है ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के, और ये साउथवर्ड ब्लो करती है। गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स को हम देख चुके हैं, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। कोरियोलिस फोर्स क्या है? एन अपरेंट फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन। अर्थ हम जानते हैं हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। देखिए अर्थ इस तरीके से कॉन्स्टेंटली अपने एक्सिस पर रोटेट करती रहती है। द कोरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर की तरफ से ये जो विंड आती है ये हमेशा राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब इसको अगर आप समझेंगे, विंड क्योंकि सरफेस के ऊपर है तो विंड ब्लो कर रही है सीधी, लेकिन नीचे का सरफेस शिफ्ट हो गया इस तरफ, क्योंकि कॉन्स्टेंटली अर्थ जो है इस तरफ मूव करती है। देखिए अज्यूम करिए कि विंड जो है वो ब्लो कर रही थी इंडिया के ऊपर, बिल्कुल सीधे सीधे। अभी क्योंकि विंड ब्लो करती है सरफेस के ऊपर और जो सरफेस है अर्थ का वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है अर्थ। तो विंड जो सीधे सीधे ब्लो कर रही थी, नीचे का सरफेस शिफ्ट होके बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान आ जाएगा अभी इन विंड के नीचे इस तरीके से। अभी पाकिस्तान इधर शिफ्ट हो गया है, विंड की डायरेक्शन लेकिन वही है, वो यहीं पर बह रही है अभी भी। तो होता क्या है कि जब विंड ऐसे सीधे बह रही होती है, जब वो ऊपर से आ रही है, तो बाय डिफॉल्ट अर्थ की रोटेशन की वजह से वो शिफ्ट हो जाती है राइट की साइड में, अभी इस तरफ बहने लगेगी। इसी तरीके से अगर विंड यहाँ से बहती है, क्योंकि सरफेस शिफ्ट हो गया इस तरफ, तो अभी वो यहाँ से बहने लगेगी। इसे बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से जो विंड ब्लो करती है वो राइट की साइड में डिफ्लेक्ट होती है और नीचे से जो विंड ब्लो करती है वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। ओके, तो कोरियोलिस जो फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है डिफ्लेक्टिंग विंड टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, और इसको हम फेरल लॉ के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे आते हैं। सो साउथवर्ड ब्लो कर रही थी विंड यहाँ से, उसके बाद कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से राइट में शिफ्ट हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई एंड मूव टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। और इक्वेटोरियल इक्वेटर है, लो प्रेशर एरिया की तरफ वो मूव कर रही हैं। जनरली ये जो विंड्स हैं कैरी करती है लिटिल मॉइस्चर एज दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड, क्योंकि यहाँ से ओरिजिनेट हुई है, यहाँ पर कहीं हाई प्रेशर बेल्ट है और कहीं भी इनको मॉइस्चर नहीं मिला, तो यहाँ से पूरे लैंड के ऊपर से आई है, तो मॉइस्चर इनमें बहुत कम होता है और ये बहुत कम बारिश लेकर आती है इंडिया में। इंडिया में जो नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स हैं उनसे बारिश नहीं होती है, जनरली विंटर सीजन में चलती है। इसलिए इंडिया एक एरिड लैंड, इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड। इंडिया एक बिल्कुल एरिड लैंड होता, सूखा पड़ा रहता है यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों है। द प्रेशर एंड विंड कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक। इंडिया के ऊपर जो प्रेशर और विंड की कंडीशन है वो बहुत ही यूनिक है। विंटर्स में देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज के ऊपर यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया रहता है विंटर सीजन में, क्योंकि सन जो है वो शाइन करता है इक्वेटर के ऊपर। यहाँ पर लो प्रेशर एरिया, यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया है, हाई से लो की तरफ विंड ब्लो करेगी। तो ये विंटर सीजन में विंड इस तरीके से ब्लो करती है। ये जो विंड है ये कोल्ड होती है, ड्राई होती है। दिस रीजन लो प्रेशर एरियाज ओवर द ओशन ऑफ द साउथ, क्योंकि साउथ में ओशन में लो प्रेशर एरिया है। जबकि समर में क्या होता है, विंटर में सीजन यहाँ पर शाइन कर रहा था, समर सीजन में सन शिफ्ट होगा ऊपर की तरफ, सन नहीं शिफ्ट होगा अगेन, अर्थ जो रोटेट कर रही है इसके चारों तरफ एलिप्टिकल पाथ में, उसकी वजह से सन अभी शाइन करने लगेगा यहाँ पर। इनफैक्ट जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ या फिर उसके ऊपर भी 20 to 25 डिग्री नॉर्थ तक सन चला जाता है, जहाँ पर उसकी जो रेज है वो परपेंडिकुलर होती है। तो समर में लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है इंटीरियर एशिया, जो ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहाँ पर ये दोनों विंड कन्वर्ज होती है। सॉरी ये डायरेक्शन गलत है, ये दोनों विंड्स कन्वर्ज होती है, उसे ITCZ बोलते हैं। ITCZ विंटर्स में रहता है यहाँ पर 0 डिग्री पर, और उसके बाद वो शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ, क्योंकि अभी यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। लो प्रेशर बेल्ट बनती कब है, सनरेज जब आती है सरफेस के ऊपर, सरफेस गर्म होता है, सरफेस जब उस हीट को रेडिएट करता है तो सरफेस के पास की जो हवा है वो भी गर्म होती है, क्योंकि गर्म हवा लाइटर होती है, ऊपर की तरफ उठती है, तो नीचे बन जाता है लो प्रेशर एरिया। तो अभी लो प्रेशर एरिया बन गया है इस तरफ, ये लो प्रेशर एरिया, ये जो ITCZ है शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया है, मतलब कि अब नीचे से विंड बहेगी ऊपर की तरफ। हमेशा विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है, तो अब विंड बहती है ऐसे एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया।
दिस कॉज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग समर। तो इस तरीके से जो डायरेक्शन है विंड का वो कंप्लीटली रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, और ये जो रिवर्सल ऑफ विंड है इसी को हम मानसून भी कहते हैं। एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशन। अब जो सदर्न इंडियन ओशन है यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया बन जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर बनता है लो प्रेशर एरिया। सारी बेल्ट्स शिफ्ट हो जाती है, प्रेशर बेल्ट्स इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, और यहाँ से जो विंड है वो बहती है साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में इस तरीके से। ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो यहाँ से विंड बहती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, इक्वेटर को क्रॉस करती है और टर्न राइट टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देयर दीज आर नोन एज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। इन्हें हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो दो तरीके की विंड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर बहती है, ब्लो करती है। देखिए विंटर्स में नीचे है लो प्रेशर बेल्ट, ऊपर है हाई प्रेशर बेल्ट, तो इस टाइम पर विंड ऐसे ब्लो करती है। इन्हें कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स। ये क्योंकि लैंड से आई है, कहीं से भी इनको मॉइस्चर नहीं मिला, तो ये बहुत ही कोल्ड और ड्राई विंड होती है। हालांकि यहाँ से जब ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर से आती है तो थोड़ा सा मॉइस्चर उठा लेती है, और यहाँ पर सर्दियों में तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में बहुत बारिश करती है। लेकिन विंड की डायरेक्शन अगर हमेशा ऐसे ही रहती तो इंडिया एकदम एरिड लैंड होता, बारिश ही यहाँ पर ना होती। उसके बाद क्या होता है, सन की जो पोजीशन है वो चेंज होती है, फिर ऊपर क्रिएट होता है लो प्रेशर जोन, नीचे रहता है हाई प्रेशर जोन, तो अब विंड ब्लो करती है ऐसे। ये है साउथ वेस्टर्न विंड्स। ये क्योंकि नीचे सभी जगह वाटर बॉडीज है, यहाँ पर इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, तो बहुत सारा मॉइस्चर इनको मिलता है, और वाइड स्प्रेड रेनफॉल को ये कॉज करती है ओवर द मेन लैंड ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में इन्हीं ये जो रिवर्सल हुआ है इसी की वजह से बारिश होती है। ओके, सो दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशन से ये ब्लो करती है, गैदर करती है मॉइस्चर को एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर मेन लैंड ऑफ इंडिया। ओके, चलिए, तो ये हमने देखा कि इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। एक तो लैटिट्यूड, क्योंकि ये इक्वेटर बिल्कुल बीच से जाती है, तो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल दोनों टाइप के क्लाइमेट यहाँ पर मिल जाएंगे। ऑल्टीट्यूड कहीं पर बहुत हाई है, जैसे कि यहाँ पर जो हिमालयाज हैं, वो इन विंड्स को, जो ये विंड्स ऐसे ब्लो करती है, इनको यहीं पर रोक लेता है, तो इस वजह से ज़्यादा ठंड नहीं होती नॉर्दर्न पार्ट में। उसके बाद कोस्टल लाइन है, यहाँ पर जो वाटर है उसका एक मॉडरेटिंग इफेक्ट आ जाता है, तो इस वजह से ज़्यादा ठंड नहीं होती। ऊपर से इक्वेटर के पास में भी है। और तीसरा है प्रेशर एंड विंड्स। तो दो तरीके से विंड्स ब्लो करती है, नॉर्थ ईस्टर्न और साउथ वेस्टर्न। ये सर्दियों के टाइम पर होता है, विंटर सीजन में, और ये होता है समर सीजन में। ओके, समर सीजन के बाद में जब मानसून आता है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सीजन्स। द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। तो हमने देखा साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में मानसून टाइप का क्लाइमेट है, और जहाँ पर भी मानसून टाइप क्लाइमेट होता है वहाँ पर एक डिफरेंट सीजनल पैटर्न होता है। द वेदर कंडीशंस ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू दी अदर। वेदर कंडीशन सीजन टू सीजन बहुत चेंज होती है। दीज चेंजेस आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और कंट्री का जो इंटीरियर पार्ट है, जहाँ पर लैंड है, वहाँ पर ये पैटर्न आपको बहुत ईजिली आप नोटिस कर सकते हैं, आसानी से देखने को मिल जाएंगे। जबकि जो कोस्टल एरियाज़ है, जो पानी के पास में है एरियाज़, डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर। वहाँ पर टेम्परेचर में सीजन टू सीजन ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होते, क्योंकि वाटर का एक मॉडरेटिंग इफेक्ट आ जाता है। दो देयर इज़ वेरिएशंस इन रेनफॉल पैटर्न। हालांकि डिफरेंट सीजन में रेनफॉल का जो पैटर्न है उसमें वेरिएशंस होते हैं। हाउ मेनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस्ड इन योर प्लेस। आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आप कितनी सीजन्स एक्सपीरियंस करते हैं। 4 मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया। इंडिया में 4 मेन सीजन्स हैं। सबसे पहले है द कोल्ड वेदर सीजन, विंटर्स, हॉट वेदर सीजन, समर्स। उसके बाद तीसरी है एडवांसिंग मानसून, जब मानसून आता है, एंड द रिट्रीटिंग मानसून, जब मानसून रिट्रीट करता है, वापस जाता है, विद सम रीजनल वेरिएशंस। तो इनमें कुछ रीजनल वेरिएशंस भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं द कोल्ड वेदर सीजन, विंटर की। तो जो कोल्ड वेदर सीजन है वो शुरू होता है मिड नवंबर में, नॉर्दर्न इंडिया की अगर हम बात करें, और फरवरी तक रहता है। कब से कब तक इसकी ड्यूरेशन है? मिड नवंबर से लेकर फरवरी तक। दिसंबर और जनवरी जो है वो कोल्डेस्ट मंथ है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। साउथ में तो आप देखेंगे, क्योंकि ये पूरा पेनिनसुलर रीजन है, यहाँ पर ये वाटर है, तो मॉडरेटिंग इफेक्ट आ जाता है, तो टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशंस नहीं देखने को मिलेंगे आपको। तो नॉर्दर्न पार्ट में अगर हम बात करें, दिसंबर और जनवरी सबसे ज़्यादा ठंडे मंथ्स होते हैं, कोल्डेस्ट मंथ है। टेम्परेचर डिक्रीज होता है फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ। साउथ से जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठंड बढ़ती जाएगी।
एवरेज जो टेम्परेचर है चेन्नई का, जो कि ईस्टर्न कोस्ट पर है साउथ में, वो है 24 to 25 डिग्री सेल्सियस, विंटर की हम बात कर रहे हैं। जबकि नॉर्दर्न प्लेन्स में जो टेम्परेचर है वो लाई करता है बिटवीन 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। डेज वार्म होते हैं, दिन थोड़े गर्म होते हैं, रात ठंडी होती है। फ्रॉस्ट कॉमनली आपको देखने को मिल जाएगी नॉर्थ में, नॉर्दर्न प्लेन्स में पाला पड़ता है इस टाइम पर। और अगर आप हायर स्लोप्स पर जाएंगे, हिमालयाज में जाएंगे, तो आप स्नोफॉल को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस सीजन में, ड्यूरिंग दिस सीजन, द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री। ये हमने देखा था, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स चलती हैं। देखिए ये है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। अब ये लैंड से आई है, ऊपर से लैंड से, और सी की तरफ ये ब्लो करती है, इधर अरेबियन सी की तरफ आई है। हेंस फॉर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इट इज़ अ ड्राई सीजन। तो देश के ज़्यादातर हिस्सों के लिए बिल्कुल ड्राई सीजन है, क्योंकि हवा जो आई है उनमें मॉइस्चर ही नहीं है, तो इसलिए वो बारिश नहीं करती यहाँ पर। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर्स ऑन द तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दीज विंड्स। ये विंड यहाँ पर तमिलनाडु के कोस्टल रीजन में थोड़ी बारिश करती है, क्योंकि यहाँ पर वो सी टू लैंड ब्लो करती है। जब वो ऐसे आ रही है, हमने देखा ऊपर से जब भी विंड आती है वो हमेशा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाती है कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से। तो यहाँ पर वो आई, यहाँ पर उन्होंने बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लिया और फिर वो यहाँ पर बारिश हो गई तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, अगर हम नॉर्दर्न पार्ट की बात करें, यहाँ पर फीबल हाई प्रेशर डेवलप होता है, यहाँ पर नहीं, ऊपर। जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है, हल्का सा हाई प्रेशर बनेगा विद लाइट विंड्स मूविंग आउटवर्ड। और हमने देखा जहाँ पर लो प्रेशर होता है उस तरफ विंड आती है, और जहाँ पर हाई प्रेशर होता है वहाँ से विंड बाहर की तरफ जाती है। तो यहाँ से, और यहाँ पर भी हाई प्रेशर होता है जहाँ ठंड ज़्यादा है, वहाँ से बाहर की तरफ आउटवर्ड एरिया की तरफ विंड्स मूव करती है। इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ दीज विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली इन द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। तो ये विंड्स यहाँ से ब्लो करती है गंगा वैली की तरफ और फिर नॉर्थ वेस्ट ऊपर की तरफ, जो ठंड भी लेकर आती है अपने साथ। द वेदर इज़ नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई। आसमान बिल्कुल साफ रहता है जनरली, क्योंकि बारिश नहीं होती, बादल ज़्यादा नहीं होते। लो टेम्परेचर रहता है, ठंड रहती है, लो ह्यूमिडिटी, क्योंकि एयर जो आई है वो ड्राई है। और फीबल वेरिएबल विंड्स कोई एक डायरेक्शन में नहीं चलती, वैरी करती रहती है, हल्की हल्की हवा चलती है। फीबल, अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इज द आउटफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज फ्रॉम वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। इसके लिए देखते हैं वर्ल्ड का मैप। देखिए क्या कहा गया है कि एक जो इसका बड़ा ही डिफरेंट अलग फीचर है विंटर सीजन का, वो है कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नॉर्दर्न प्लेसेस, इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज फ्रॉम वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट की तरफ से, यहाँ पर वेस्टर्न एशिया की तरफ से, और नॉर्थ वेस्ट की तरफ से यहाँ पर साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज होते हैं, कुछ लो प्रेशर एरिया क्रिएट होते हैं, और हमने देखा उससे साइक्लोन बनता है, और वो विंड फ्लो होकर आती है इंडिया की तरफ। इस मौसम में द लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरेनियन सी। ये है मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम बनता है और वेस्टर्न एशिया में बनता है। ये मूव करते हैं इंडिया की तरफ अलॉन्ग विद द वेस्टर्ली फ्लो। दे कॉज द मच नीडेड विंटर रेन ओवर द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स। तो इस टाइम पर बारिश होती है, इसकी वजह से जो विंड का इनफ्लो हुआ है साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट एशिया में। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट एशिया में साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज हुए, वहाँ से विंड क्रिएट हुई जो आई इंडिया की तरफ, और उसने यहाँ पर आकर मच नीडेड, क्योंकि इस टाइम पर बारिश हो नहीं रही थी, ड्राई मौसम था एकदम, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत की रेन थी, विंटर रेन, वो होती है प्लेन एरिया में, और माउंटेन्स में स्नोफॉल होता है। ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावत इज़ स्मॉल। लोकली इसको महावत के नाम से जाना जाता है इस रेनफॉल को, जो विंटर्स में बारिश होती है उसको। हालांकि ये बहुत कम होती है, अमाउंट बहुत कम है। दे आर ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स। लेकिन रबी क्रॉप को उगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कहने का मतलब है विंटर सीजन में जो बारिश होती है नॉर्दर्न प्लेन्स में, वो मानसून की वजह से नहीं होती, क्योंकि मानसून की जो विंड्स आ रही है वो तो बिल्कुल ड्राई है, वो होती है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज होते हैं उसकी वजह से। यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी और वेस्ट एशिया में लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है, जिसकी वजह से विंड ब्लो होकर इस तरफ आती है। ओके, नेक्स्ट द पेनिनसुलर रीजन। अगर हम पेनिनसुला की बात करें, यहाँ पर ये जो रीजन है डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। कोल्ड सीजन यहाँ पर जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। देर इज़ हार्डली एनी नोटिसेबल सीजनल चेंज इन टेम्परेचर पैटर्न। टेम्परेचर भी ज़्यादा कम नहीं होता यहाँ पर ड्यूरिंग विंटर्स ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द
सी, क्योंकि सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस आ जाता है। इसको भी हम प्रीवियस पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं, क्योंकि जो वाटर है वो लैंड के कंपैरिजन में बहुत देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो जहाँ पर लैंड है, थोड़ा सा भी अगर सूरज तेज चमका, वो जल्दी गर्म हो जाएगी, हीट को रेडिएट करेगी, गर्मी बढ़ जाएगी। अगर नहीं है तो ठंडी हो जाएगी, वहाँ पर ठंड भी ज़्यादा होगी। इसके ऑपोजिट जो वाटर है उसको ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है गर्म करने के लिए और ठंडा करने के लिए। ओके, तो मॉडरेटिंग इफेक्ट की वजह से अगर हम सदर्न इंडिया में देखें, पेनिनसुलर रीजन में देखें, वहाँ पर विंटर सीजन में ज़्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, ये हम देख भी चुके हैं कि जो चेन्नई है वहाँ पर विंटर्स में भी 24 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है द हॉट वेदर सीजन, समर सीजन। ड्यू टू द अपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, द ग्लोबल हीट बेल्ट्स शिफ्ट नॉर्थवर्ड्स। तो पहले जो सन था वो शाइन कर रहा था 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर, यहाँ पर सन था, यहाँ लो प्रेशर बेल्ट थी, ऊपर हाई प्रेशर बेल्ट थी, हाई प्रेशर बेल्ट थी, और विंड मूव कर रही थी। उनकी जो डायरेक्शन थी वो थी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अभी फरवरी के बाद से सन धीरे धीरे शिफ्ट होने लगेगा ऊपर की तरफ यहाँ, और वो उसके बाद शाइन करेगा यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास 20 to 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में। और अब जहाँ पर सन शाइन करता है वहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बनती है। अब लो प्रेशर बेल्ट बनेगी यहाँ पर, ये हो जाएगी शिफ्ट ऊपर की तरफ, बेल्ट पूरी शिफ्ट हो जाती है, ये ITCZ बन जाता है हमारा। और सारी जो बेल्ट है, अगर ऊपर लो प्रेशर बनी है तो फिर नीचे इक्वेटर के आसपास यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बनेगी। तो सारी बेल्ट्स नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और विंड की पूरी डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी। एज सच फ्रॉम मार्च टू मे, तो मार्च से मई में अगर हम देखें, इट इज़ हॉट वेदर सीजन इन इंडिया। इंडिया में जो हॉट वेदर सीजन है, जो समर सीजन है, वो रहता है मार्च से मई तक। द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स टेकन ड्यूरिंग मार्च टू मे एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स। मार्च से मई में अगर आप टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स देखें, टेम्परेचर किस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपको पता लग जाएगा किस तरीके से जो हीट बेल्ट्स हैं वो शिफ्ट हो रही है, सन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मार्च में जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा, अगर डेक्कन प्लेटू में आपने रिकॉर्ड किया। अप्रैल में जो टेम्परेचर है गुजरात और मध्य प्रदेश में अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मई में 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। तो कहने का मतलब है इंडिया कुछ इस तरीके से है, पहले यहाँ पर डेक्कन प्लेटू में ज़्यादा टेम्परेचर है, तो मतलब सन यहाँ पर था, फिर देखा आगे राजस्थान में यहाँ पर हाई टेम्परेचर है तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स में यहाँ पर हाई है। तो इससे पता लगता है कि किस तरीके से सन की मूवमेंट हो रही है ऊपर की तरफ। सन ऊपर गया तभी तो टेम्परेचर ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ गया है। पेनिनसुलर इंडिया में टेम्परेचर्स रिमेन्स लोअर ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन। जो ये हमारा है पेनिनसुलर रीजन, यहाँ पर टेम्परेचर उतना ज़्यादा हाई नहीं होता, कम भी नहीं होता है विंटर्स में, और ज़्यादा भी नहीं होता है समर्स में। अगेन वही रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर सी का, ओशन का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस आ जाता है। ओके, द समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में क्या होता है, टेम्परेचर राइज होने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो फिर जो एयर प्रेशर है वो कम होने लगेगा। एक लो प्रेशर बेल्ट बनती हुई दिखाई देगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे, और मे के एंड तक आते आते जो एलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया है वो डेवलप होगा इन द रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम थार डेजर्ट, राजस्थान में थार डेजर्ट से लेकर टू पटना, बिहार के पटना तक, एंड छोटा नागपुर प्लेटू इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, और नीचे छोटा नागपुर प्लेटू। ये आपको एक बेल्ट दिखाई देगी लंबी सी, लो प्रेशर बेल्ट। सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिंस टू सेट इन अराउंड दिस ट्रॉफ, और इसको ट्रॉफ बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे भी हम देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किस तरफ एक तरीके से विंड ब्लो करेगी। ट्रॉफ को एक तरीके से आप ITCZ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ये ITCZ बनता है, इधर थार से लेकर इसका एक्सटेंशन होता है पटना तक, और अगर साउथ में आप आएंगे साउथ ईस्ट में तो वो है छोटा नागपुर प्लेटू तक, ऐसे, ठीक है। अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हॉट वेदर सीजन इज़ द लू, और प्लेन्स में, नॉर्दर्न प्लेन्स में एक जो बहुत ही अलग फीचर है हॉट वेदर सीजन का, समर सीजन का, वो है लू। लू क्या है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, गस्टी, हॉट, ड्राई विंड है जो ब्लो करती है ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग हवाएं चलती है, बहुत गस्टी होती है, गर्म होती है, ड्राई होती है एकदम,
समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग, कई बार इवनिंग में बहुत लेट तक भी ये चलती है। डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड्स मे इवन प्रूव टू बी फेटल, बहुत लंबे टाइम तक अगर आप लू में रहते हैं तो आपकी डेथ भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है और ये जो नर्वस सिस्टम है उसको भी अफेक्ट करती हैं। डस्ट स्टॉर्म्स बहुत कॉमनली आपको देखने को मिल जाएंगे मई के महीने में नॉर्दर्न पार्ट्स में, मतलब धूल भरी आंधियाँ चलती है। दीज स्टॉर्म्स ब्रिंग, लेकिन टेम्परेचर को ये थोड़ा सा कम करती है, थोड़ा कूलिंग इफेक्ट लेकर आती है, भले इनमें धूल हो। लो करेगी टेम्परेचर को, कई बार थोड़ी सी हल्की सी बारिश भी आ जाती है। ब्रिंग लाइट रेन और कूल ब्रीज, जिसकी वजह से ठंडी हवाएं चलने लगती है। दिस इज ऑल्सो द सीजन, कुछ लोकलाइज थंडर स्टॉर्म भी इस टाइम पर आते हैं। वायलेंट विंड चलेगी, बहुत तेज़ हवाएं चलेगी, टॉरेंशियल डाउनपोर, एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी और जिसके बाद कई बार हेल ओले भी पड़ने लगते हैं। वेस्ट बंगाल में इस तरीके के जो स्टॉर्म है उन्हें कहा जाता है काल बैसाखी। ओके, नाउ टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ समर सीजन, समर सीजन जब ख़त्म होने लगता है मई के एंड में, प्री मानसून शावर्स कॉमनली देखने को मिलता है। मानसून के पहले ही कई बार बारिश हो जाती है, स्पेशली केरला और कर्नाटका में, जो हेल्प करता है राइपनिंग ऑफ मैंगोज, आम के पकने में। तो इसीलिए ये जो प्री मानसून शावर होता है इसको मैंगो शावर्स भी बोलते हैं। तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, मैंगो शावर्स क्या है? प्री मानसून जो शावर है, मानसून के आने से पहले जो बारिश होती है केरला और कर्नाटका में, जिसकी वजह से मैंगोज जो हैं उनमें अर्ली राइपनिंग हो जाती है, जल्दी पक जाते हैं मैंगोज, उसको कहते हैं मैंगो शावर। चलिए आगे आते हैं। अब है एडवांसिंग मानसून, जिसे हम रेनी सीजन भी बोलते हैं। बाय अर्ली जून में ख़त्म हो गया जो समर सीजन है, उसके ख़त्म होने के बाद अर्ली जून में ही लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइज। हमने देखा था कि यहाँ पर थार से लेकर, मैप ओपन कर लेते हैं। सो हमने देखा मई के एंड तक आते आते यहाँ थार डेजर्ट से लेकर पटना तक और उसके बाद नीचे छोटा नागपुर प्लेटू तक ये एक लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पर क्रिएट हुई थी, एक ट्रॉफ क्रिएट हुआ था जो कि बहुत इंटेंसिफाई हो जाएगा अभी जून के स्टार्टिंग में। तो जब लो प्रेशर होगा तो ये विंड को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ट्रेड विंड जो बहेगी यहाँ पर वो सदर्न हेमिस्फीयर से बहेगी। दीज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ सदर्न ओशन के जो सब ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ से ये ओरिजिनेट होगी, क्रॉस करेगी इक्वेटर को और ब्लो करेगी इन द साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला। और इंडियन पेनिनसुला में जब ये एंटर करती है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बहती है, इस तरीके से ये बहती हैं। एज पेनिनसुला एज द साउथ वेस्ट मानसून, जिनको हम साउथ वेस्ट मानसून भी बोलते हैं। एज दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशंस, क्योंकि ये वार्म ओशन के ऊपर से बहकर आई है, दे ब्रिंग अबंडेंट मॉइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर इनमें होता है। दीज विंड्स आर स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग ये होती है और ब्लो करती है एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। विद द एक्सेप्शन ऑफ एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट द मानसून विंड्स कवर द एंटायर कंट्री इन अबाउट अ मंथ। एक महीने में पूरे इंडिया को ये कवर कर लेती है अगर बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, एक्सेप्शंस को अगर हम छोड़ दें। द इनफ्लो ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून जब आता है इंडिया में वो टोटली चेंज कर देता है वेदर को। समर सीजन में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बारिश होगी तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। अर्ली इन द सीजन, इस सीजन के स्टार्टिंग में द विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स रिसीव हैवी रेनफॉल। ये वेस्टर्न घाट्स हैं, इसका ये जो विंडवर्ड साइड है, इस तरफ से जो विंड आई है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है इस टाइम पर। मोर दैन 250 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश यहाँ पर होती है। डेक्कन प्लेटू और पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश और डेक्कन प्लेटू में भी ऑल्सो रिसीव कुछ बारिश होती है। हालांकि ये लीवर्ड साइड पर है, शैडो एरिया है, बारिश की विंडवर्ड साइड नहीं है। अगर हम डेक्कन प्लेट इसको देखें वेस्टर्न घाट्स को, तो उसके दूसरी तरफ ये है, इधर से विंड ब्लो होकर आई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ बारिश होती है। मैक्सिमम जो रेनफॉल होता है इस टाइम पर इस सीजन में वो होता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, इस तरफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। मौसिनराम जो कि सदर्न रेंज में है खासी हिल्स के, वहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल होती है इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है मौसिनराम में, जो कि यहाँ पर है मेघालय में। रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। गंगा वैली में अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जैसे जैसे जाते जाएंगे, इधर से इस तरफ बारिश कम होती जाएगी और राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल, यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। ये देखिए, ये आपको मैप भी गिवन है एनसीईआरटी में। ओके, तो देखिए ये कलर वाइज की यहाँ पर आपको गिवन है रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स, डिफरेंट कलर से शो किया गया है कि किस जगह पर कितनी बारिश होती है।
जैसे कि ये जो डार्क नेवी ब्लू कलर है ये शो करेगा उन प्लेसेस को जहाँ पर 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। तो देखते हैं सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होगी। हमें कहा गया था कि मैक्सिमम जो रेनफॉल है इस सीज़न में वो होता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो देखिए नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ये रहा 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश वाले पार्ट्स, ये माउसिन राम वाला पार्ट ये है यहाँ पर। उसके बाद ये जो था वेस्टर्न घाट, इसका वेस्टर्न पार्ट यहाँ पर भी 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। था ना, वेस्टर्न घाट्स रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल मोर दैन 250 सेंटीमीटर। अब पूरे वेस्टर्न घाट में 400 नहीं है, उसके बाद आप देखेंगे एक नैरो सी लेन है जो थोड़े वॉयलेट कलर से है, ये यहाँ पर 200 to 400 होती है। फिर एक और है ये जहाँ पर 100 to 200 है। एवरेज अगर हम देखें वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न पार्ट है जो इसका विंडवर्ड साइड है वहाँ पर लगभग 250 से ज़्यादा सेंटीमीटर की बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होता है मानसून की वजह से। उसके बाद जो डेक्कन प्लेटू है ये वाला पार्ट ऑफ राजस्थान, हालांकि ये शैडो एरिया में है लेकिन फिर भी यहाँ पर ठीक ठाक बारिश हो जाती है। ओके, मैक्सिमम रेनफॉल हो गया। देन रेनफॉल इन गंगा वैली डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट देखिए कलर किस तरीके से फेड होता गया है, और कलर जितना लाइटर होगा मतलब उतनी ही कम बारिश होगी। जैसे कि ये जो है 0 to 20 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है यहाँ पर थार में और यहाँ लद्दाख में भी। ठीक है, तो जैसे जैसे गंगा वैली में आप वेस्ट की तरफ जाते जाएंगे बारिश कम होती जाएगी। ठीक है, बाकी इसको आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। अनदर फिनोमिनन एसोसिएटेड विद द मानसून इज इट्स टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स इन रेनफॉल। एक और जो इंपॉर्टेंट फिनोमिना है मानसून के बारे में, ये नहीं कि मानसून विंड अगर ब्लो कर रही है तो फिर बारिश होती ही रहेगी, इसमें बीच में ब्रेक्स आते हैं। तो इसका एक वेट स्पेल होता है और एक ड्राई स्पेल होता है। इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल। वेट स्पेल जिसमें बारिश होती है, ड्राई स्पेल जिसमें बारिश नहीं होती, बस विंड ब्लो करती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, मानसून रेन्स टेक प्लेस ओनली अ फ्यू डेज एट अ टाइम, कि मानसून रेन जो है कुछ ही दिनों तक होती है। दे आर इंटरस्पर्स्ड विद रेनलेस इंटरवल्स। बीच बीच में रेनलेस इंटरवल्स भी आते हैं, ऐसे इंटरवल जिनमें बारिश नहीं होती। दीज ब्रेक्स इन मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ मानसून ट्रॉफ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। अब ये जो रेनलेस इंटरवल है, ब्रेक है, ये क्यों आते हैं? मानसून ट्रॉफ की मूवमेंट की वजह से। हमने अभी देखा था कि यहाँ पर थार डेजर्ट से लेकर पटना में और यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू तक एक ट्रॉफ बना था, लो प्रेशर एरिया बना था जो विंड को अट्रैक्ट कर रहा था। अब बहुत सारे रीजंस हैं, इनफैक्ट बहुत अनप्रिडिक्टेबल रीजंस हैं, इसीलिए मानसून को पहले से प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार ये ट्रॉफ जो है ऊपर की तरफ मूव हो जाता है, ये ट्रॉफ यहाँ ना बन के यहाँ बनता है। कई बार ये ट्रॉफ नीचे की तरफ मूव हो जाता है। तो ये ट्रॉफ किस तरफ मूव हुआ है, नॉर्थवर्ड इसकी मूवमेंट हुई है, साउथवर्ड मूवमेंट हुई है, उस बात पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर कितनी बारिश होगी। फॉर वेरियस रीजंस द ट्रॉफ एंड इट्स एक्सिस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड। तो ये जो ट्रॉफ है नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड मूव करता रहता है, जो कि डिटरमाइन करता है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल किस जगह पर कितनी होगी। when the axis of monsoon trough lies over the plains, rainfall is good in these parts। जब ये प्लेन के ऊपर है यहाँ पर, तो हमेशा इसके साउथवर्ड पार्ट में ज़्यादा बारिश होती है, तो बारिश यहाँ पर अच्छी होगी। अच्छा, इसको पिक्चर से ही हम देखते हैं। देखिए ये नॉर्मल पोजीशन है ऑफ द मानसून ट्रॉफ। अगर इस तरीके से जो रेड कलर से लाइन आपको शो की गई है, ये लाइन, ये मानसून ट्रॉफ की लाइन है। अगर यहाँ पर ये प्लेन के ऊपर है तो अच्छी खासी बारिश होगी यहाँ पर प्लेन एरिया में। ठीक, अगर ये मानसून ट्रॉफ शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ, यानी कि सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है, हिमालयन रीजन में शिफ्ट हो गया, तो फिर बारिश यहाँ पर ज़्यादा होगी, जो हमारा माउंटेनियस रीजन है, माउंटेन्स के यहाँ पर होगी। फिर प्लेन में बारिश नहीं होगी, यहाँ पर आ जाएगा एक ब्रेक। और अगर ये यहाँ से शिफ्ट हो गया नीचे की तरफ यहाँ पर, तो फिर यहाँ बारिश होगी ज़्यादा। जो रेड कलर, इसको नहीं देखना है, यहाँ पर तो बारिश होती रहती है क्योंकि ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं उसकी विंडवर्ड साइड में है, तो इसको नहीं, ये वाला जो पार्ट है, अब यहाँ पर बारिश होगी और ऊपर जो पूरा प्लेन है यहाँ पर पूरा ड्राई स्पेल रहेगा। ओके, अब पढ़ते हैं इसको क्या कहा गया है। When the axis of monsoon trough lies over the plains, जब ये प्लेन के ऊपर है, मतलब नॉर्मल सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन है, ओवर द प्लेन्स रेनफॉल इज गुड इन दीज पार्ट्स, तो प्लेन में अच्छी रेनफॉल होती है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ जब इसके एक्सिस शिफ्ट हो जाते हैं क्लोजर टू द हिमालयाज, जब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया हिमालयाज की तरफ, मतलब कि अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा, देयर इज लॉन्गर ड्राई स्पेल इन द प्लेन। प्लेन में तो बहुत लंबा ड्राई स्पेल आ जाएगा, बारिश कहते हैं ना, मानसून ही नहीं आया इस बार तो, क्योंकि वो ट्रॉफ शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, तो यहाँ पर बारिश नहीं होगी, ड्राई स्पेल होगा। और वाइड स्प्रेड रेन होगी माउंटेनियस कैचमेंट एरिया ऑफ द हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स को जहाँ से पानी मिलता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी। तो इस टाइम पर हिमालयन रिवर्स में बहुत पानी आता है। हैवी रेन ब्रिंग्स इन
रिवर वेग डेवेस्टेटिंग फ्लड कॉजिंग डैमेज टू लाइफ प्रॉपर्टी एंड प्लेन्स। तो इन एरिया से जो रिवर बहती है, जैसे कि हमने देखा भी था कि यहाँ से गंडक, कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्लड लेकर आती है। तो यही रीज़न है कि अगर ट्रॉफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, यहाँ पर ज़्यादा बारिश हुई, तो ये रिवर्स का कैचमेंट एरिया है, वो वहाँ से पानी लेगी। बहुत ज़्यादा पानी जब उनमें आएगा तो नीचे प्लेन के एरिया में वो आके बाढ़ लेकर आएगी। डेवस्टेटिंग फ्लड आती है जिससे बहुत नुकसान होता है प्रॉपर्टी का और लाइफ का। द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशंस टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेन्स। अभी इस टाइम पर जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके ऊपर कुछ डिप्रेशंस भी बनते हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट है वाटर की और लैंड की वो डिफरेंट होती है, तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में डिप्रेशंस बनेंगे और इन डिप्रेशंस का और इस ट्रॉ का एक कनेक्शन है। दीज डिप्रेशंस form at the head of Bay of Bengal and cross over the mainland. The depressions follow its axis in the monsoon trough of the low pressure. तो यहाँ पर ये जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ था, ये यहाँ से डिप्रेशन जो क्रिएट हुआ है वो वहाँ से आएगा और इसका जो ये डिप्रेशन का एक एक्सिस है इसको फॉलो करता हुआ जाएगा। तो मानसून अपनी अनसर्टेनिटीज़ के लिए जाना जाता है, जैसा कि कहा भी गया, इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है डिप्रेशंस कहाँ पर बनेंगे, किस तरीके से क्या कनेक्शन होगा दोनों के बीच में, ये ट्रॉफ कहाँ पर बनेगा। जो ऑल्ट्रेशन है ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स, कितने टाइम तक वेट स्पेल रहेगा, कितना ड्राई स्पेल रहेगा, कई बार बहुत लंबा वेट स्पेल चलता है, कई बार बहुत लंबा ड्राई स्पेल भी हो जाता है, ये बहुत वेरी करता है इंटेंसिटी में, कितना इंटेंस होगा वेट स्पेल भी या फिर ड्राई स्पेल भी कितना इंटेंस होगा, कितना फ्रीक्वेंटली आएगा वेट स्पेल ड्राई स्पेल और ड्यूरेशन कितनी लंबी रहेगी इनकी। ठीक है, तो अनसर्टेनिटीज से भरा हुआ है जो मानसून है इंडिया का। वाइल इट कॉजेज हैवी फ्लड्स इन वन पार्ट, एक पार्ट में हो सकता है बहुत ज़्यादा फ्लड बाढ़ आ जाए इसकी वजह से, जबकि रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट्स इन अदर पार्ट, और दूसरी जगह में इस ट्रॉ की वजह से, मानसून की वजह से सूखा पड़ जाए। इट इज़ ऑफन इरेगुलर इन इट्स अराइवल एंड रिट्रीट, स्पेसिफिक टाइम भी नहीं है कि मानसून इसी टाइम पर आएगा इसी टाइम पर रिट्रीट करेगा, बहुत इरेगुलर है कि कब मानसून विंड्स जो है अपना पाथ वो चेंज करती है, ब्लो करना स्टार्ट करती है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर से, तो वो भी इरेगुलर है, समटाइम्स डिस्टर्ब करती है फार्मिंग शेड्यूल ऑफ मिलियंस ऑफ फार्मर्स ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में फार्मर्स को भी बहुत अफेक्ट ये करती है। अभी नेक्स्ट है द ट्रांजिशन सीजन, रिट्रीटिंग मानसून या फिर पोस्ट मानसून। सो अक्टूबर और नवंबर में द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स द साउथ, अक्टूबर नवंबर में फिर से जो सन है वो साउथ की तरफ मूव करने लगता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, यहाँ से 23.5 डिग्री नॉर्थ से, फिर 0 डिग्री की तरफ सन जाने लगेगा। तो उससे क्या होगा, मानसून ट्रॉफ या फिर जो एक लो प्रेशर ट्रॉफ क्रिएट हुआ था नॉर्दर्न प्लेन्स में वो धीरे धीरे वीक होने लगेगा, क्योंकि सन नहीं है, गर्मी ज़्यादा नहीं होगी तो एयर गर्म नहीं होगी, ऊपर नहीं उठेगी तो लो प्रेशर नहीं बनेगा। दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय अ हाई प्रेशर सिस्टम, और धीरे धीरे ये हाई प्रेशर सिस्टम इसको रिप्लेस कर देगा। द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकन, साउथ वेस्ट से जो विंड चल रही थी अभी धीरे धीरे वो कमज़ोर पड़ने लगेगी, क्योंकि ऊपर लो प्रेशर नहीं है जो उसको अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, एंड स्टार्ट विड्रॉइंग ग्रेजुअली, और धीरे धीरे वो विड्रॉ होने लगेगी, वापस जाने लगेगी। बाय द बिगनिंग ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के स्टार्टिंग तक जो मानसून है वो विड्रॉ कर लेता है नॉर्दर्न प्लेन से। अच्छा, इसके लिए भी एक पिक्चर एनसीईआरटी में आपको गिवन है, ये देखिए, रिट्रीटिंग मानसून, किस एरिया से किस डे में जनरली जो मानसून है वो रिट्रीट करता है, 1 सितंबर तक यहाँ से थार के पास से, देन अराउंड 15 सितंबर तक यहाँ से, 1 अक्टूबर इस एरिया से, देन 15 अक्टूबर, 1 नवंबर, 15 नवंबर एंड 15 नवंबर एंड 1 दिसंबर, क्योंकि जैसे जैसे सन नीचे आता जाएगा ना, ये ट्रॉफ भी जो है इसकी, ये पहले यहाँ पर था, फिर धीरे धीरे ये भी नीचे आता हुआ चला जाएगा। जो मानसून रिट्रीट करता है वो सबसे पहले नॉर्दर्न प्लेन से स्टार्ट होता है और सबसे बाद में मानसून जाता है साउथ से। ओके, ग्रेजुअली विड्रॉ करने लगा फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन। द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन, और अक्टूबर नवंबर का जो पीरियड है वो एक तरीके से ट्रांजिशन का पीरियड है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन उसमें हो जाता है, जहाँ हॉट रेनी सीजन था उससे धीरे धीरे विंटर कंडीशन बनने लगेगी, टेम्परेचर गिरने लगेगा। द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काइज, आसमान बिल्कुल साफ होगा, राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। वाइल डे टेम्परेचर आर हाई, दिन में इस टाइम पर टेम्परेचर हाई रहता है लेकिन रात ठंडी होती है, प्लीजेंट होती है। द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट, लेकिन लैंड अभी भी मॉइस्ट है, उसमें मॉइस्चर है, ओइंग टू द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर बढ़ चुका है, लैंड मॉइस्ट है तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। वेदर बिकम रादर ऑप्रेसिव ड्यूरिंग द डे, और दिन में इस टाइम पर बहुत ही खराब वेदर होता है, बहुत बुरी गर्मी होती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीना सूखता नहीं है।
और इसे हम कहते हैं, दिस इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट। इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर, और अक्टूबर के सेकेंड हाफ में मरकरी बिगिंस टू फॉल रैपिडली इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में रैपिडली मरकरी फॉल होने लगता है, यानी कि एकदम से ठंड आने लगती है। द लो प्रेशर कंडीशन ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर। और अर्ली नवंबर तक क्या होता है, जो लो प्रेशर यहाँ पर बना हुआ था, हमने देखा सन धीरे धीरे नीचे जाने लगा है, तो वो कहाँ पर बनने लगती है, वो बनने लगती है बे ऑफ बंगाल में। कब? 15 ऑफ अर्ली नवंबर में। द शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद अकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशंस। और यहाँ पर फिर आते हैं साइक्लोनिक डिप्रेशंस, क्योंकि यहाँ पर बनेगा वो जो लो प्रेशर सिस्टम ऊपर बन रहा था, वो बनेगा बे ऑफ बंगाल में। साइक्लोन्स यहाँ पर आएंगे, जो बहुत बार आपने पढ़े भी है, बहुत ज़्यादा डेवास्टेटिंग होते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ से राइज करते हैं, फिर कोस्टल एरियाज तक आते हैं, इनको हिट करते हैं। द शिफ्ट एसोसिएटेड विद साइक्लोनिक डिप्रेशंस विच ऑरिजिनेट ओवर द अंडमान सी, जो अंडमान सी में नीचे यहाँ पर ऑरिजिनेट होते हैं। दीज साइक्लोन्स जनरली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न कोस्ट को ये क्रॉस करते हैं। हैवी एंड वाइड स्प्रेड रेन, बारिश यहाँ पर होती है। द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर ऑफन वेरी डिस्ट्रक्टिव, और ये जनरली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। द थिकली पॉपुलेटेड डेल्टाज ऑफ गोदावरी, कृष्णा एंड द कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा में बहुत सारे जो लोग रहते हैं, वो फ्रीक्वेंटली यहाँ पर ये उन एरियाज़ को ये साइक्लोन्स स्ट्राइक करते हैं। विच कॉज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिनकी वजह से बहुत डैमेज होता है लाइफ का और प्रॉपर्टी का। समटाइम्स दीज साइक्लोन्स अराइव इन द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, कई बार उड़ीसा के कोस्ट में ये आते हैं, वेस्ट बंगाल और इवन बांग्लादेश। द बल्क ऑफ रेनफॉल इन द कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु में है यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है इन डिप्रेशन और इन साइक्लोन्स की वजह से। ओके, तो मानसून रिट्रीट करने लगा है, वापस जाने लगा है। वापस कब जाएगा, कहाँ से, किन एरिया से, वो यहाँ पर आपको गिवन है। लेकिन जाते जाते अर्ली नवंबर में, क्योंकि जो लो प्रेशर सिस्टम होता है वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर बनता है, तो यहाँ पर साइक्लोनिक डिप्रेशंस बनते हैं, जो जनरली इस तरफ आते हुए इन कोस्टल एरियाज़ को हिट करते हैं, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और यहाँ पर बारिश भी होती है। चलिए, इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है जो सीजन्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। सो पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली। ये हमने देख लिया, वेस्टर्न जो घाट्स हैं उनका वेस्टर्न पार्ट, और ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है ये 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पर होती है एनुअली। हाउएवर इट इज़ लेस दैन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान में ये 60 सेंटीमीटर से भी कम है। और एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ गुजरात, गुजरात का जो एडजॉइनिंग पार्ट है, हरियाणा एंड पंजाब में। रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू के इंटीरियर में यहाँ पर भी उतनी ही कम बारिश है। एंड ईस्ट ऑफ सह्याद्री, सह्याद्री बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स को, वेस्टर्न घाट्स के ईस्ट पर भी, यहाँ से इस तरफ बहुत ज़्यादा बारिश है। एक सेकेंड, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश है, क्योंकि यहाँ से हवा जैसी आएगी वेस्टर्न घाट से टकराएगी और इधर बारिश कर देगी। लेकिन यहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं, लेकिन ये उसकी लीवर्ड साइड है, जैसे कि हमने देखा था ये शैडो रीजन है, तो इस तरफ बारिश कम होती है कंपैरेटिवली। लो इंटीरियर डेक्कन में और सह्याद्री में। वाई डू दीज रीजन रिसीव लो रेनफॉल, हमने देख लिया क्योंकि ये लीवर्ड साइड पर है। दो साइड होती है, एक होती है विंडवर्ड साइड, कोई भी अगर एलिवेटेड लैंड है, कोई माउंटेन है, कोई प्लेटू है, तो अगर विंड इधर से आती है, मॉइस्चर वाली विंड, तो वो इधर टकराएगी और इधर ही बारिश कर देगी और इस तरफ बारिश नहीं होगी। तो ये लीवर्ड साइड पर है, इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं होती। अ थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज अराउंड लेह इन जम्मू एंड कश्मीर, लेह का जो एरिया है ये तीसरा वो एरिया है जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव मॉडरेट रेनफॉल, बाकी देश में मॉडरेट रेनफॉल होती है। स्नोफॉल रिस्ट्रिक्टेड है, हिमालयन रीजन में ही सिर्फ स्नोफॉल होती है। ओइंग टू द नेचर ऑफ मानसून्स, मानसून का नेचर हमने देखा बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत सारे फैक्टर्स पर ये डिपेंडेंट है। ट्रॉफ कहाँ बनेगा, डिप्रेशंस को किस तरीके से वो अट्रैक्ट करेगा। तो जो एनुअल रेनफॉल है वो हाईली वैरी करती है फ्रॉम ईयर टू ईयर। एक साल में किसी जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी, दूसरे साल में हो सकता है बिल्कुल ही ना हो। वेरिएबिलिटी इज़ हाई इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल, और उसमें भी सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी कहाँ पर होती है, जो लो रेनफॉल वाले रीजन्स हैं यहाँ पर, सच एज पार्ट्स, जैसे कि पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ये वाला जो वेस्टर्न घाट का लीवर्ड साइड है यहाँ पर, यहाँ और गुजरात में। एज सच वाइल एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल, जबकि जो हाई रेनफॉल वाले एरियाज है जैसे कि ये है, यहाँ पर है, लायबल टू बी अफेक्टेड बाई फ्लड्स, यहाँ पर फ्लड्स आती है, बाढ़ आती है। एरियाज ऑफ लो रेनफॉल आर ड्रॉट प्रोन, जबकि जो लो रेनफॉल वाले एरिया है वहाँ पर ड्रॉट प्रोन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है।
नेक्स्ट इज मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड. As you have already known, the way the Himalayas protect the subcontinent from extremely cold wind from the Central Asia. हमने देखा कि जो हिमालयाज है सेंट्रल एशिया से आने वाली विंड से सबकॉन्टिनेंट को बचाते हैं, तो वो इनेबल करते हैं नॉर्दर्न इंडिया को एक, ताकि वहाँ पर एक यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर रहे कंपेयर टू अदर एरियाज ऑफ द सेम लैटिट्यूड. उसी सेम लैटिट्यूड पर दूसरे जो एरियाज हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स के कंपैरिजन में. उसका रीज़न यही है क्योंकि हिमालयाज हैं जो उधर से आने वाली विंड को ब्लॉक कर लेते हैं. इसी तरीके से जो पेनिनसुलर प्लेटू है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सी, क्योंकि उसके 3 साइड पर सी है, समुद्र है, इधर 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 नीचे ये इंडियन ओशन, यहाँ पर इधर बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर अरेबियन सी, तो उसका एक मॉडरेट टेम्परेचर रहता है उसके मॉडरेटिंग इफेक्ट की वजह से. डिस्पाइट सच, ये कुछ न्यूज़ आपको गिवन है मॉनसून से रिलेटेड, इनको आप देख लेंगे. तो इतने मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस की वजह के बाद भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं टेम्परेचर कंडीशंस में. नेवरदिलेस जो यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस है मॉनसून का इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वो काफ़ी परसेप्टेबल है, आसानी से देखा जा सकता है. जो सीजनल ऑल्ट्रेशन होती है विंड सिस्टम में, उसके बाद एंड दी एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस जो हैं वो एक रिदमिक साइकिल बनाती है सीजन का. इस सीज़न के बाद यही सीज़न आएगी इस तरीके से. इवन द अनसर्टेनिटीज़ ऑफ रेन, हालांकि बारिश कितनी होगी कब होगी वो बहुत अनसर्टेन है, और उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन भी है, कहीं पर वो बहुत ज़्यादा होती है कहीं पर बहुत कम होती है. वेरी मच टिपिकल ऑफ द मानसून. द इंडियन लैंडस्केप, इंडिया का जो लैंडस्केप है, यहाँ के जो एनिमल्स हैं, प्लांट लाइफ है, पूरा जो एग्रीकल्चरल कैलेंडर है, लाइफ ऑफ पीपल है, यहाँ तक कि हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो भी इसी फिनोमिनन के चारों तरफ ही रिवॉल्व करते हैं, मानसून के आसपास ही घूमते हैं. ईयर आफ्टर ईयर हर साल पीपल ऑफ इंडिया नॉर्थ टू साउथ या फिर ईस्ट टू वेस्ट ईगरली वेट करते हैं मानसून के आने का. यही जो मानसून विंड्स हैं पूरी कंट्री को बाइंड करती है, एक तरीके से वाटर प्रोवाइड कराती है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, और रिवर वैलीज़ को यहीं से पानी मिलता है जो कि एक तरीके से यूनाइटेड होती है एज अ सिंगल रिवर वैली यूनिट. ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है. होपफुली सभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.